नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य, जिसमें हम लोगों ने पहले ही दिन के क्लास में शिवाजी के बारे में पढ़ा था। दूसरे क्लास में उसके उत्तराधिकार और पेशवाओं का इतिहास देखा था, तो उसी में हम लोग बढ़ रहे थे। तो जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने बालाजी विश्वनाथ, जो द्वितीय संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, और प्रथम शिवाजी, और उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखते हैं कि पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जिसका समय था 1740 से 61। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव फर्स्ट बनते कब? 1740 से 1761 के बीच ये मराठा साम्राज्य का शासक बनते हैं। ठीक है, तो इनका सामान्य परिचय, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब इनका एक अन्य नाम था, निक नेम था। ठीक है, राजनीतिक घटनाएं, मराठा राज की अधिकतम सीमाएं चरमोत्कर्ष पे थी। मतलब बाजीराव यानी बालाजी बाजीराव फर्स्ट के समय मराठा राज का बहुत ज्यादा क्षेत्र में विस्तार था, और चरमोत्कर्ष मतलब एकदम सबसे जो होता है उत्तम पॉइंट, मतलब सबसे अच्छे स्थिति में जब कहेंगे मराठा राज, तो इन्हीं के समय में था, बालाजी बाजीराव फर्स्ट के समय में। और ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था बाजीराव फर्स्ट के कारण, बाजीराव फर्स्ट के कारण, जो इनसे पहले थे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत विस्तार किए थे, उनके बाद ये बने थे, तो उनका विस्तार किया हुआ ज्यादा था। लेकिन जब ये बने तो इनके समय में पूरा चरमोत्कर्ष, मतलब सबसे अच्छे स्थिति में उस समय मराठा राज था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य का सबसे चरमोत्कर्ष समय कब था, तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव फर्स्ट के समय में। ठीक है, और विस्तार विभिन्न प्रयत्न किए अपने समय में बालाजी बाजीराव फर्स्ट। 1741 में राजस्थान, दोआब के कुछ भाग और पंजाब आदि पर अधिपत्य का प्रदान किया गया, मतलब इन सब क्षेत्रों पर अपना अधिकार किए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके समय रघुजी भोसले द्वारा बंगाल पर कई आक्रमण किए गए। रघुजी भोसले द्वारा इन पे मतलब बंगाल पर कई आक्रमण किए गए। 1742 से 58 में बंगाल पर कई आक्रमण किए, और 1743 में खुद पेशवा भी बनते हैं रघुजी भोसले। और रघुजी भोसले बंगाल के जो शासक थे अलीवर्दी खां, उसको मतलब उनसे उड़ीसा क्षेत्र जीत लिए थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें मजबूर कर दिए चौथ देने के लिए बिहार और बंगाल में वार्षिक 12 लाख रुपया। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में 12 लाख चौथ देने के लिए उन्हें विवश किया, मतलब वो स्वीकार किया अलीवर्दी खां। और उसके बाद हुआ ये उड़ीसा क्षेत्र उनसे वो जीत लिए थे। और उसके बाद बालाजी बाजीराव फर्स्ट वो क्या किए थे कि अलीवर्दी खां के साथ मिलकर इनके विरुद्ध भी काम किए थे, रघुजी भोसले के कारण की आक्रमण न करे, लेकिन फिर भी ये जीत गए थे। ठीक है, और उसका 1743 में खुद पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बालाजी बाजीराव फर्स्ट के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है पानीपत की तृतीय युद्ध। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय हुआ था? बालाजी बाजीराव फर्स्ट के समय में, जो इस समय मराठा का पेशवा था। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो हुआ था 1526 में। कब? किस किस के बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीते थे। दूसरा हुआ था कब? तो ये हुआ था आपको 1556 में। ठीक है, तो ये हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच में। ठीक है, तो जिसमें बैरम खां अकबर का संरक्षक जो था, जिसके संरक्षण में अकबर पहले बढ़े थे, तो इसमें बैरम खां जीतते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते पानीपत की तृतीय युद्ध, तो ये हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठा की हार हो जाती है। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं। तो युद्ध का कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण ये था कि मराठा द्वारा लाहौर में हस्तक्षेप किया गया, लाहौर क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण ये पानीपत की तृतीय युद्ध की स्थिति बनती है। तो पानीपत की तृतीय युद्ध की स्थिति का परिणाम ये हुआ कि युद्ध में मराठाओं का हार हुआ। ठीक है, तो मराठों का हार होता है, और ये न्यूज सुनते ही युद्ध में मराठों का हार हुआ, बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये न्यूज सुनते ही कि मराठा हार गए हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक किसी आदमी ने मतलब कोई भी आदमी, किसी आदमी ने कहा था दो मोती विलीन हो गए, मोती विलीन हो गए। यहाँ पे मोती का तात्पर्य, दो मोती का तात्पर्य है, एक है सदाशिव राव और दूसरा है विश्वास राव। ठीक है, तो इन दोनों के लिए दो मोती का वर्ड यूज किया गया, सदाशिव राव और विश्वास राव।
और इस युद्ध में हार का परिणाम ये बोला जाता है कि सदाशिव राव क्या बोल दिए थे कि युद्ध क्षेत्र में जो भी सैन्य जाएगा वो अपनी पत्नियों के साथ युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। तो यही स्त्रियों को युद्ध क्षेत्र में ले जाने के कारण यही मराठा का हार का प्रमुख कारण बना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखे। तो देखते हैं पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद माधवराव फर्स्ट बनते हैं मराठा का पेशवा, ठीक है। तो ये अंतिम महान पेशवा थे, ठीक है। माधवराव ये अंतिम महान पेशवा थे। इसका समय था 1761 से 1772 तक, ठीक है। तो माधवराव को महान पेशवा क्यों कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठाओं की स्थिति बहुत खराब हो गया था, ठीक है। तो इस पे कहा गया था कि अब मराठा मुगलों की पत्नी का उत्तराधिकार नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये कहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। लेकिन जब माधवराव बनते हैं तो माधवराव पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के पश्चात उभरी परिस्थितियों में एक बार फिर मराठों को खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करता है। मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध में जो प्रतिष्ठा खो दिया था उसे पुनः प्रतिष्ठापित करने में काम माधवराव करते हैं, ठीक है। तो इसके समय में इसकी मृत्यु पर, मतलब इनका जब मृत्यु हो जाता है माधवराव का, तो जो मराठों का इतिहास लिखे थे ग्रांड डफ, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि ग्रांड डफ मराठों का इतिहास लिखे थे। तो ग्रांड डफ कहे थे इस पेशवा की मृत्यु मराठाओं के लिए पानीपत की युद्ध की हार से अधिक घातक था, ठीक है। तो ये माधवराव का मृत्यु जो था पानीपत की युद्ध से ज्यादा घातक था माधवराव का मृत्यु। यह किसने कहा था? तो ग्रांड डफ ने कहा था माधवराव के लिए, क्योंकि इन्होंने जो पानीपत के युद्ध में जो प्रतिष्ठा खो गया था मराठों का उसे पुनः स्थापित करने का ये काम किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनके शासकीय गतिविधियां। तो इन्होंने दक्कन के विभिन्न प्रतिनिधियों को चौथ देने के लिए बाध्य किया, जैसे कि निजाम मैसूर के हैदर अली के कई क्षेत्रों पे चौथ देने के लिए मतलब उन्हें मजबूर कर दिया और उनसे चौथ लिए थे ये माधवराव, ठीक है। और मुगल बादशाह शाह आलम II इन्हीं के समय में मराठा संरक्षण में रखे गए थे दिल्ली में। हुआ ये था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इन्हें अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया था। शाह आलम II को, मुगल बादशाह को अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद के किले में कैद रखा गया। लेकिन माधवराव फर्स्ट के समय उन्हें दिल्ली में मराठा संरक्षण में रखा गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह माधवराव के समय में मराठा संरक्षण में थे, ठीक है। इसके बाद बनते हैं नारायण राव, मतलब मराठों का शासक बनते हैं, ठीक है, पेशवा बनते हैं। इसकी हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव कर देते, ठीक है। इसके हत्या कौन करते? इनके चाचा रघुनाथ राव। उसके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव नारायण राव या माधवराव II भी कह सकते हैं। तो इनके अल्प वयस्क, मतलब ये छोटे थे, तो इस स्थिति में नाना फडणवीस मतलब इनका शासन देख रहे थे और इनके शासन चलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, समिति बनी थी। इस समिति का नाम था 12 भाई काउंसिल, 12 भाई काउंसिल, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 12 भाई काउंसिल बना था इनके समय शासक चलाने के, जो नाना फडणवीस चलाते थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मराठा एंग्लो युद्ध। तो हम लोग देखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य चला था, ठीक है। तो माधवराव नारायण राव के समय ही रघुनाथ राव, जिसने नारायण राव का हत्या कर दिया था, उसका चाचा था, ठीक है, खुद पेशवा बनना चाह रहा था, पर नाना फडणवीस आदि के कारण यह संभव नहीं हो सका। तो नाना फडणवीस के कारण यह संभव नहीं हो सका, रघुनाथ राव खुद पेशवा नहीं बन सके। एक बात याद रखिएगा, नाना फडणवीस को ही मराठा का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है, मैकियावेली। तो यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जैसे वनडे एग्जाम वगैरह में, तो ये पूछ सकता है। तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेशवा नहीं बन पाते हैं रघुनाथ राव, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज से संधि करते हैं, सूरत की संधि, जिसमें तो अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा अधिकार था
बंगाल वाला का, ठीक है। तो ये बम्बई सरकार ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच संधि होती है, सूरत की संधि 1775 में, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की बात होती है संधि में, और अंग्रेज को सालसेट और वसीन क्षेत्र देने की बात होती है, ठीक है। तो इस संधि के बाद होता यह है कि जैसे नाना फडणवीस वगैरह और भी कुछ मराठी लोग थे, उन लोग को ये पसंद नहीं था, तो मराठों और अंग्रेज के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो संघर्ष की स्थिति बनती है तो होता यह है कि जो बंगाल का प्रेसिडेंसी था उसका ज्यादा महत्व था, तो वो आके इस संधि को मतलब नहीं मानते हो, उसको बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है, संधि को। तो फिर संधि होती है एक पुरंदर की संधि, तो ये होती है बंगाल सरकार और नाना फडणवीस के बीच, ठीक है, नाना फडणवीस के बीच होती है। और तो इसमें ये होता है कि हम माधव राव टू को ही राजा माना जाता है, पेशवा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं बड़गांव की संधि होती है। तो बड़गांव संधि होती है 1779 में। तो होता ही है कि पुरंदर की संधि के बाद भी वो लोग अंग्रेज लोग मतलब नहीं चुप बैठते, बम्बई सरकार वो अटैक वगैरह युद्ध करते रहते। तो उसी बीच में 1778-79 के तालेगांव का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की पराजय होती है, बहुत अपमानजनक पराजय होती है। उसके बाद बड़गांव की संधि होती है 1789 में, ठीक है। उसके बाद यह एक अंतिम संधि होती है सालाबाई की संधि, ठीक है। तो यह होती है 1782 में, यह अंतिम संधि था। इसके बाद प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सालाबाई की संधि होती है, तो यह संधि होती है किसके बीच, तो अंग्रेज और इधर से रहते हैं नाना फडणवीस और माधजी सिंधिया आदि लोग इसमें रहते हैं, ठीक है, इनके बीच होता है। तो इसमें होता ये है कि दोनों पक्ष जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए, ठीक है, पहला ये। दूसरी बात, माधव राव टू को पेशवा माना गया, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ राव को वार्षिक पेंशन दिया गया, कितना, 3 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की बात होती है। और सालसेट क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार दिया गया। इस तरह से हम लोग देखें प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। तो हम लोग देखते हैं द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, ठीक है। तो यह होता है 1803 से 1806 के बीच, ठीक है। तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध की पूर्व की घटना है। तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध में होता यह है कि माधव राव जो समय पेशवा थे, उसके समय नाना फडणवीस का शासकीय गतिविधियों में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो जो मराठा सरदार थे नाना फडणवीस, इनका मतलब शासकीय हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, जिसके कारण आत्महत्या कर लेते हैं माधव राव, ठीक है। माधव राव टू आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद बाजीराव टू पेशवा बनते हैं, जिनका समय था 1795 से 1808, ठीक है। तो रघुनाथ राव का यह पुत्र थे, ठीक है। इसके समय विभिन्न मराठाओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखते हैं होलकर प्रकरण। होलकर प्रकरण में ये होता है कि बाजीराव टू और सिंधिया दोनों मिलकर होलकर पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। तो होलकर पर आक्रमण करते, तो होलकर के थे यशवंत राय होलकर ने दोनों को हरा दिया और पूना पर अधिकार कर लेते, ठीक है। तो सिंधिया और बाजीराव टू मिलकर अटैक करते किस पे, होलकर पे। तो होलकर के यशवंत राव सिंधिया जो थे वो क्या करते हैं, दोनों को हरा देते हैं और पूना पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो उसके बाद जब पूना पर अधिकार कर लेते तो बाजीराव टू भाग के वसीन आते हैं, और वसीन आके अंग्रेजी संरक्षण में चले जाते हैं, और वहीं पे वे वसीन की संधि करते हैं 1802 में अंग्रेज के साथ, ठीक है। तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध यहीं से होता है, वसीन की संधि करते हैं। तो इसमें हम अंग्रेजी संरक्षण एक सहायक संधि की तरह यह संधि थी, ठीक है। अंग्रेजी संरक्षण ये स्वीकार कर लेते हैं। तो यही बात कुछ मराठाओं को पसंद नहीं आई, जिसमें हो गया आपको भोसले, होलकर, सिंधिया, इसको पसंद नहीं आई और वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज और बाजीराव के बीच यह संधि हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध में सफलता मिलती है। जब युद्ध होता है तो सफलता किसको मिलता है, युद्ध में कौन कौन था, जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले तीनों थे। गायकवाड़ यह नहीं था, यह तटस्थ था, ठीक है, ये किसी के पक्ष में
नहीं था। तो होता है युद्ध, तो युद्ध में अंग्रेज को सफलता मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो और उसके बाद विभिन्न मराठाओं गुट से इनका संधि होता है। तो इसी तरह देखते हैं सूरजी अर्जुन गांव की संधि सितंबर 1803 में होता है सिंधिया के साथ। देवगांव की संधि होता है 1803 में दिसंबर में, ये होता है भोसले के साथ। और रायपुर घाट की संधि होता है 1806 में होलकर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं वसीन की संधि में ये तीनों संधि होती है। ये अंतिम संधि था द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का। और माधवराव टू जो हत्या किए थे नाना फडणवीस के शासकीय हस्तक्षेप के कारण, तो इस समय कुछ मराठा सरदार थे उसका बहुत प्रभाव था। जैसे एक थे नाना फडणवीस, दूसरा हो गया आपको महादजी सिंधिया, महादजी से सिंधिया थे। इसी को मुगल सम्राट या मुगल बादशाह कह सकते हैं शाह आलम टू ने इनको मतलब पेशवा का नायक कहे थे। किनको? तो महादजी सिंधिया को, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया इसको कहे थे पेशवा का नायक है, ठीक है। और एक थे अहल्याबाई होलकर जो इंदौर में अपना शासन बहुत अच्छे चलाए थे। तो अब हम लोग देखते हैं तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो चला था 1817 से लेकर 1818 के बीच। तो इस युद्ध का पृष्ठभूमि क्या था, कैसे यह स्थिति बनी युद्ध का, तो देखते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 इसका समय था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा क्षेत्र में पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, ठीक है। जिस कारण एक बार फिर अंग्रेज मराठा के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या कहते कि मराठा क्षेत्र में पिंडारियों के विरुद्ध एक अभियान चलाए थे। इसी के कारण अंग्रेज और मराठा के बीच संघर्ष का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये भी था एक कारण, और बाजीराव टू पर दबाव बनाया जा रहा था मराठा का प्रधानता छोड़ने का, ठीक है। तो ये भी एक कॉज था। और बाजीराव टू ने मजबूर होकर जब बोला गया कि आप मराठों का प्रधानता छोड़ दीजिए, तो मजबूर होकर अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। उसके बाद आता है देखते युद्ध होता है, उसके बाद परिणाम देखते हैं। तो युद्ध में बहुत जल्द बाजीराव टू पराजित हो जाते हैं अंग्रेज से, ठीक है। और अंग्रेज के साथ पूना की संधि करते हैं 1817 में, ठीक है। तो पूना की संधि करते हैं, तो इस संधि के तहत पेशवा मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ती, जो इसको कहा गया था दबाव मराठाओं का प्रधानता छोड़ो। तो पूना की संधि में इन्हें पेशवा को मराठा की संधि मतलब बाजीराव टू को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी। उसके बाद देखते फिर ग्वालियर से जो संधि करते हैं वो नवंबर 1817 में करते हैं सिंधिया के साथ, ठीक है। अब मंदसौर की संधि करते हैं, वो करते हैं होलकर के साथ जनवरी 1818 में। इस तरह से देखते हैं। और 1816 में मतलब पूना की संधि से पहले 1816 में नागपुर की संधि से भोसले पर भी अंग्रेजी का प्रभाव स्थापित हो चुका था। तो देखते हैं कि इस तरह से जो मतलब छोटे छोटे समुदाय थे मराठों का, उस सब के साथ उनका मतलब संधि हो चुका था अंग्रेज का, ठीक है। उसके बाद 1818 में फाइनली मराठा राज्य को मिला लिया जाता है अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। जून 1818 में बाजीराव टू ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब 1818 जून में बाजीराव टू आत्मसमर्पण कर देते हैं। और ठिठुर जो कानपुर के पास एक जगह है, वहां पे इन्हें अंग्रेजी पेंशनर में रहने को कह दिया जाता है, मतलब अंग्रेजी पेंशनर बन के रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मराठा को 1818 में अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया जाता है। और द्वितीय अंग्रेजी मराठा युद्ध जो हुआ था, तो उस समय विलेजरी बोले थे कि अब भारत हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि 1818 में मराठा को मिला लिए, 1799 में मैसूर को मिला लेते हैं, 1849 में पंजाब को। इस तरह से देखते हैं कि जो भी प्रांतीय राज थे उसे अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो इस तरह से हम लोग ने प्रांतीय राज का ये अंतिम चैप्टर था, यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। आप लोग सभी वीडियो को एक बार देखिएगा, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग, तो हमने इसे बहुत इजी वे में पढ़ाया है और बहुत कम समय में आप पूरा वीडियो पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका कॉपी में लिख के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी टैप करना ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो बनेंगे आपके यूट्यूब पे सबसे पहले आ जाएगा। बेल आइकन टैप किए रहिएगा तो। ठीक है, धन्यवाद।